हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा आप सभी का पीजीटी की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या बात किया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था पीजीटी बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा जो नया टॉपिक है बच्चों वो क्या है? वो टॉपिक क्या है बच्चों? जीवधारियों के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों के कौन कौन से गुण होते हैं, किस वजह से जीवधारियों को बच्चों जीवधारी कहा जाता है, इनमें कौन कौन से क्या होते हैं, गुण होते हैं जिनके माध्यम से ये इस श्रेणी में रखे जाते हैं। इन सारे बिंदुओं को बच्चों आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि जीवधारी को जो गुण होता है इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें कि अगर हम लोग किसी जीवधारी का रासायनिक विश्लेषण करें, क्या करें बच्चों? रासायनिक विश्लेषण करें। यदि किसी जीवधारी का क्या करें बच्चों? रासायनिक विश्लेषण करें, तो जब हम लोग किसी जीवधारी को बच्चों क्या करते हैं? रासायनिक विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हमको क्या समझ में आता है बच्चों? तो ये पाते हैं कि रासायनिक विश्लेषण में बच्चों हम लोग ये पाते हैं, क्या पाते हैं कि या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो चार तत्व आपको दिखाई देते हैं बच्चों, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे क्या होता है बच्चों? इन्हीं तत्वों से मिल करके ये बना होता है कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपसे क्या बताया कि अगर हम लोग जीवधारियों के गुणों की बात करें तो हम ये पाते हैं कि या अगर हम इसका रासायनिक विश्लेषण करते हैं बच्चों तो हम ये पाते हैं कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बच्चों मिलकर के इन तत्वों से मिलकर के क्या होता है बच्चों? बना होता है। तो यही अगर बच्चों लोग सजीव जगत की बात करें या निर्जीव जगत की बात करें बच्चों, तो निर्जीव जगत में भी यही चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये सजीव की बात करिए या निर्जीव की बात करिए बच्चों, तो सजीव जगत की बात करिए या निर्जीव जगत की बात करिए, इसमें ये दोनों पाए जाते, ये चारों पाए जाते हैं। चारों तत्व कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों जब सजीव जगत में या निर्जीव जगत में ये सारी चीजें पाई जाती हैं तो सजीव और निर्जीव में अंतर कहाँ रहेगी? ये भी एक पॉइंट बनता है। तो बच्चों याद रखिए कि इन तत्वों के अलावा भी और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक होती है और बहुत सी क्या होती है बच्चों? विशेषताएं होती है, जिसकी वजह से जीवधारी जो है वो सजीव की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें जीव होता है वो सजीव होता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है? तो सजीवों के लिए बच्चों कुछ विशेष गुण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुछ विशेष क्या होते हैं बच्चों? गुण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्या होते हैं? कुछ विशेष गुण होते हैं। तो वो जो बच्चों विशेष गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो विशेष गुण में बच्चों क्या आता है? जैविक क्रिया आती है। क्या आती है बच्चों? जैविक क्रिया आती है। क्या आती है बच्चों? बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जैविक क्रिया बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला जाता है। अब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस बच्चों कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसमें सबसे पहले बच्चों क्या आता है? वृद्धि आती है। क्या आती है? ग्रोथ से बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वृद्धि होती है, यानी कि सजीवों में क्या होता है? वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चों? वृद्धि होती है। फिर क्या होता है बच्चों? प्रजनन होता है। प्रजनन का मतलब क्या होता है बच्चों? लोकोमोशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लोकोमोशन, यानी कि चलने की के अंदर क्या होती है बच्चों? क्षमता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्या बच्चों? इसमें क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बच्चों श्वसन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? श्वसन पाया जाता है। इसके अलावा बच्चों क्या पाया जाता है? इसमें पोषण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें प्रजनन की क्रिया भी क्या होती है बच्चों? संभव होती है। तो
ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो विशिष्ट गुण होते हैं वो जैविक जैविक क्रिया के वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो वृद्धि हो सकती है, वो प्रजनन हो सकता है, वो श्वसन हो सकता है, वो पोषण हो सकता है बच्चों, वो प्रजनन की क्रिया हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे बोला जाता है। तो ये जो भी चीजें आप सजीव की कैरेक्टरिस्टिक में आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर किसी भी विषय वस्तु पे होती हैं तो वो चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? जीवधारी के गुण कहलाती है, अर्थात सजीव के क्या होती है? गुण कहलाते हैं बच्चों। अब आप देखिए इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे बच्चों कि सजीवों के कौन कौन से बच्चों गुण होते हैं, इस पर हम लोग आप बच्चों डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग ये बात कर रहे थे कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से उन्हें सजीव कहा जाता है। तो बच्चों याद रखिए सजीव जो होते हैं, सजीव के किसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों? लक्षण के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों देखिए सजीवों के जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इन सब विषय वस्तु पर अब हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सजीवों के जो लक्षण होते हैं उसमें पहला पॉइंट क्या आता है? उसमें पहला पॉइंट आता है बच्चों क्या? कोशिकीय संगठन। क्या आता है बच्चों? कोशिकीय संगठन आता है। तो बच्चों ये जो कोशिकीय संगठन होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिकीय संगठन को बोला जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों बोला जाता है। तो ये जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोशिकीय संगठन होता है, ये क्या होता है बच्चों? तो याद रखिए कि जिस प्रकार से मकान बच्चों ईंटे का बना होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जो जीव होता है वो क्या करता है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और यही क्या कहलाता है? कोशिकीय संगठन कहलाता है। कोशिका मतलब क्या हुआ बच्चों? सेल का मतलब क्या हुआ? ग्रुप। तो ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं जब आपस में बच्चों मिलती हैं तो ये क्या होता है? कोशिकीय संगठन होता है। और ये कोशिकीय संगठन जो होता है बच्चों ये शरीर का क्या करता है बच्चों? निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोशिका होती है बच्चों, जो सेल होती है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे क्या बोला जाता है? कोशिका को शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आप कह सकते हो क्या? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या होती है बच्चों? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है बच्चों? इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या होती है बच्चों? इकाई होती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का क्या मतलब है? सजीवों के जो लक्षण होते हैं, सजीवों के जो लक्षण में पहला पॉइंट क्या है? वो कोशिकीय संगठन होता है। मैंने आपसे क्या बताया कि जिस प्रकार से मकान ईंटों का बना होता है उसी प्रकार से प्रत्येक जीव एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है बच्चों। और ये क्या होता है? कोशिकीय संगठन होता है। और ये जो कोशिकीय संगठन होता है यही क्या करता है? शरीर की रचना में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर मैंने आपसे बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका क्या होती है बच्चों? कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को बोला जाता है। यानी आप कह सकते हो कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे हम लोग बच्चों क्या बात करेंगे? इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है बच्चों? जीव द्रव्य। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी सजीव का, सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है बच्चों क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य बच्चों, तो जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य को बच्चों बोला जाता है क्या है? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको जीव द्रव्य बोला जाता है। तो जीव द्रव्य कोशिका में सजीव कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली होती है, क्योंकि जो जीव द्रव्य होता है बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बच्चों? जो जीव द्रव्य होता है इसमें क्या होता है बच्चों? जैव पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें जैव पदार्थ होता है। तो जो जैव पदार्थ होता है यानी कि जीव द्रव्य
में क्या पाया जाता है, जैव पदार्थ पाया जाता है। और जो जैव पदार्थ होता है वही जीवित पदार्थ है। किसी भी कोशिका का जो जैव पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, वही जीवित पदार्थ, वही जैव पदार्थ क्या कहलाता है बच्चों, जीवित पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जीवित पदार्थ कहलाता है। अब आप देखिए तो जीवित पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, बच्चों, ये सभी जीवधारियों के जो भौतिक आधार है। जीवित पदार्थ क्या है, जीवधारियों का क्या है बच्चों, भौतिक आधार है। ये क्या है बच्चों, ये जीवधारियों का क्या है बच्चों, भौतिक आधार होता है। क्या होता है बच्चों, ये भौतिक आधार होता है। किसी भी जीवधारी का भौतिक आधार अगर हम लोग बात करें तो कौन होता है बच्चों, जैव पदार्थ होता है। जैव पदार्थ क्या होता है बच्चों, वो जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जीव द्रव्य कहलाता है। तो जो ये जीवित पदार्थ होता है बच्चों, ये जो जीवित पदार्थ होता है ये किसका बना होता है, ये एक क्या है बच्चों, तरल, गाढ़ा, लसलसा, जलयुक्त पदार्थ होता है। कैसे होता है बच्चों, तरल होता है, गाढ़ा होता है बच्चों, लसलसा होता है। क्या होता है बच्चों, लसलसा, यानी कि तरल हो गया बच्चों, गाढ़ा हो गया, इसके बाद लसलसा हो गया बच्चों, और क्या है, जलयुक्त पदार्थ होता है बच्चों। क्या होता है, ये जलयुक्त पदार्थ होता है। क्या होता है, ये जलयुक्त पदार्थ होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जीवद्रव्य किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि जीवद्रव्य क्या बनाता है, जैव पदार्थ बनाता है। जैव पदार्थ को जीवित पदार्थ कहते हैं। जीवित पदार्थ को भौतिक आधार भी कहा जाता है, किसी भी कोशिका का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है बच्चों। तो जो जीवित पदार्थ होता है वो क्या होता है बच्चों, तरल, गाढ़ा, लसलसा, जलयुक्त पदार्थ होता है। क्या, जीवित पदार्थ। जीवित पदार्थ क्या होता है, जैव पदार्थ होता है। जैव पदार्थ क्या होता है बच्चों, जीव द्रव्य को बच्चों बोला जाता है। अब आप देखिए इसकी रचना किससे बनती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। तो बच्चों याद रखिए किससे मिलकर के बना होता है जीवित पदार्थ। तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो जीवित पदार्थ होता है इसमें क्या क्या होता है बच्चों। तो जीवित पदार्थ जो होता है, जीव द्रव्य जो होता है बच्चों, वो इसमें क्या क्या होता है बच्चों, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, फैट होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, इसमें फैट होता है, फिर क्या होती है, प्रोटीन होती है बच्चों, और फिर साथ साथ क्या होता है, साल्ट होता है। क्या होता है बच्चों, साल्ट होता है। और साल्ट में कौन सा साल्ट बच्चों, इनऑर्गेनिक साल्ट। कौन सा साल्ट बच्चों, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। अकार्बनिक लवण इसमें बच्चों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, अकार्बनिक लवण इसको पाए जाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा बच्चों, ये जो जीवद्रव्य होता है, तो एक साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्ट का जो नाम था वो क्या था, हक्सले। तो जूलियस हक्सले, क्या नाम था बच्चों, जूलियस हक्सले। तो जूलियस हक्सले ने क्या किया था, जूलियस हक्सले ने क्या कहा था कि जो जीवद्रव्य होता है बच्चों, जो जीवद्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। इन्होंने क्या बताया कि जीवन का जो भौतिक आधार है कौन सा है, जीवद्रव्य है। क्या है बच्चों, जीव द्रव्य है। क्या है बच्चों, जीव द्रव्य है। तो कहने के यहाँ मेरा मतलब ये है कि कोशिका की जो संरचना होती है, तो कोशिका की संरचना में जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है, ये जैव पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जैव पदार्थ कहलाता है। जैव पदार्थ क्या होता है बच्चों, जीवित पदार्थ को बोलते हैं। अब जीवित पदार्थ किसे कहते हैं, तरल, गाढ़ा, लसलसा, जलयुक्त जो पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, जीवित पदार्थ कहलाता है। अब आप देखिए जीवित पदार्थ को क्या बोलते हैं, भौतिक आधार बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको भौतिक आधार कहा जाता है। अगर हम जीव द्रव्य के संगठन की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है बच्चों, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फैट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट का क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सले। तो हक्सले ने क्या कहा था बच्चों, तो जो जीव द्रव्य होता है ये क्या होता है, कोशिका का भौतिक आधार शिला कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार जो होती है वो क्या होती है बच्चों, जीव द्रव्य कहलाती है। इसके बाद अब आपका तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, वो क्या है कि किसी भी कोशिका की आकृति एवं आकार के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या है, उसमें
हम लोग बात क्या करेंगे, उसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे आकार एवं आकृति के बारे में बात करेंगे बच्चों। इसके बारे में बात करेंगे, आकार के बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में बात करेंगे बच्चों आकृति के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी कोशिका का जो आकार एवं आकृति होता है, ये भी क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको शेप बोला जाता है आकार को, और ये आकृति जो होती है बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इसको बच्चों बोलते हैं लोग साइज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, साइज बोलते हैं। तो आकार एवं आकृति की अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आकार यानी शेप कैसा होता है इसका, इसकी साइज कैसी होती है बच्चों, तो याद रखिए कि सभी जो जीव हैं बच्चों, तो जो सभी जो जीव हैं इनकी विशिष्ट आकृति होती है और इनके विशिष्ट आकार होते हैं, और इन्हीं के आधार पर बच्चों इनकी पहचान हम लोग करते हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि इनके अंदर क्या होता है बच्चों, विविधता पाई जाती है, यानी कि डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। तो यानी कि हर जीवधारी का अपना एक आकार है, हर जीवधारी का अपना एक आकृति है, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सेंस ऑफ शेप एंड साइज हैज बीन अकर्ड। आप कह सकते हो कि हर जीवधारी के अंदर उसका एक आकार होता है, उसकी एक आकृति होती है, और उसी के आधार पर उसकी क्या होती है बच्चों, पहचान यहाँ पर होती है। तो ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे आकार एवं आकृति के बाद बच्चों क्या बात करेंगे हम लोग, उपापचय की बात करेंगे। उपापचय किसी भी सेल के सजीव कोशिका का सबसे यहाँ पर आप महत्वपूर्ण पॉइंट भी कह सकते हो कि उपापचय जो होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो जो उपापचय होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं बच्चों। तो ये जो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी जीवधारी के अंदर जो संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती है, क्या होती है बच्चों, जैव रासायनिक क्रिया। क्या बच्चों, जैव रासायनिक क्रिया जो होती है किसी भी जीवधारी के अंदर, जो जैव रासायनिक क्रिया होती है वो क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। वो क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, उपापचय कहलाती है। आप कह सकते हो कि जीवधारियों के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया पाई जाती है, जीवधारियों के अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया पाई जाती है बच्चों, वो क्रिया ही क्या कहलाती है, वो क्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों, उपापचय की क्रिया कहलाती है, यानी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। Such organism in which what biochemical process has been held that is known as what metabolism process, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उपापचय की क्रिया बोलते हैं। अब आप देखिए ये उपापचय जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें दो चीजें आती हैं। अगर हम लोग इसके पार्ट की बात करें, मेटाबॉलिज्म के पार्ट की बात करें बच्चों, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म उपापचय, तो बच्चों जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो बच्चों, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक क्या होता है बच्चों, कैटाबॉलिज्म होता है। एक को क्या बोलते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। इस तरीके से it has been categorized into two parts. The first one is catabolism and the second one is anabolism. हम लोग क्या करते हैं कि मेटाबॉलिज्म को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। The first one is catabolism and the second one is anabolism. Anabolism as well as catabolism. There are two स्पेशल टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय की क्रिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो कैटाबॉलिज्म होता है बच्चों उसे बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, अपचय बोलते हैं। एक जो होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है उपचय। क्या होती है बच्चों, उपचय। हम लोग देखिए इन पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। क्या, एक पार्ट को बोलते हैं अपचय, एक पार्ट को बोलते हैं उपचय, यानी कि दो टाइप्स के यहाँ पर मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलते हैं। एक को अपचय बोलते हैं बच्चों, एक को उपचय बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे कैटाबॉलिज्म क्या होती है, फिर बात करेंगे एनाबॉलिज्म क्या होती है बच्चों। तो याद रखिए जो कैटाबॉलिज्म होती है ये क्या होती है बच्चों, ये डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक होती है। कैसी होती है बच्चों, ये विनाशात्मक होती है। कैसी होती है बच्चों, ये विनाशात्मक होती है। और विनाशात्मक को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रक्टिव होती है। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक, यानी कि ये क्या करती है, पदार्थों को तोड़ने का काम करती है। पदार्थों को तोड़ने का काम करती है कौन, अपचय
अपचय क्रिया। अपचय कैसी क्रिया होती है बच्चों? अपचय एक विनाशात्मक क्रिया होती है, डिस्ट्रक्टिव क्रिया होती है। क्यों होती है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें बच्चों इसकी अपचय की, तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले किसके? श्वसन की बात करेंगे, इसके बाद किसकी बात करेंगे बच्चों? उत्सर्जन की बात करेंगे। तो देखिए आप श्वसन जो होता है इसको रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रिस्पायरेशन बोला जाता है। उत्सर्जन जो होता है इसमें क्या बच्चों? एक्सक्रीशन बोला जाता है। तो आप देखिए चाहे रिस्पायरेशन हो चाहे एक्सक्रीशन हो, इसमें क्या होता है? चीजों का क्या होता है बच्चों? डिवीजन होता है। अब आप जैसे हम लोग बात करें रिस्पायरेशन की, रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और साथ साथ एनर्जी का बच्चों क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है बच्चों? वो एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, वो एक अपचय क्रिया उसको बोला जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एनाबॉलिज्म की। तो बच्चों जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये रचनात्मक होती है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये कंस्ट्रक्टिव। क्या है बच्चों? ये कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं बच्चों? रचनात्मक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है बच्चों? ये रचनात्मक क्रिया होती है। तो देखिए आप रचनात्मक क्रिया को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि आप कह सकते हो कि आप जैसे कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो वो चीजें क्या होती है? एक साथ सम्मिलित हो जाती है और सम्मिलित होकर के क्या करती है बच्चों? वो रचना बनाती है, सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, हमारे अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ब्लड का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये सब किसमें आता है बच्चों? एनाबॉलिज्म में आता है। एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते हो क्या बच्चों? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण जो होता है बच्चों वो क्या है? पोषण क्या होता है बच्चों? ये एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। ये क्या है बच्चों? उपचय की प्रक्रिया होती है। उपचय की प्रक्रिया में कोशिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है, सारी चीजें जो हमारे सेल के पार्ट को क्या करते हैं? मेंटेन करने का काम करते हैं बच्चों। को क्या होती है? वो एक उपचय क्रिया होती है, वो एक एनाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। इसमें मैंने आपको क्या बताया? न्यूट्रिशन की प्रोसेस को बताया। इस तरीके से हम लोगों ने 2 पॉइंट पर बात किया। तो मेटाबॉलिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। तो जो कैटाबॉलिज्म होता है वो डिस्ट्रक्टिव केस होता है, एनाबॉलिज्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव केस होता है। तो ओवरऑल you can say that both, that is catabolism or enabolism, taken plays a very important role in our system, like a respiratory system, like a digestive system, like a excretory system. तो you can say that कि जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो क्या? लघु रासायनिक उद्योगशाला आप इसको बोल सकते हो। यानी सजीव की जो कोशिकाएं बच्चों होती है, सजीव कोशिकाओं को आप लोग क्या कह सकते हो? सजीव की जो कोशिकाएं होती है उसको क्या बोल सकते हो? लघु रासायनिक उद्योगशाला इसको हम लोग बच्चों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लघु रासायनिक, क्या? लघु रासायनिक उद्योगशाला। तो बच्चों लघु रासायनिक जो उद्योगशाला है ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि किन सेल्स को लघु रासायनिक उद्योगशाला कहा जाता है? तो आप कहेंगे सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशाला हम लोग परिभाषित बच्चों कर सकते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। वो नेक्स्ट सजीव कोशिका का जो महत्वपूर्ण हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, उसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? वो है रिस्पायरेशन, यानी कि श्वसन की जो क्रिया होती है बच्चों वो सजीव कोशिकाओं में कैसे अपना योगदान करती है, इसके बारे में बच्चों को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो सजीव कोशिकाओं के जो महत्वपूर्ण हम लोग लक्षणों के बारे में यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों, उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? श्वसन की बात आती है। अब श्वसन जो होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोला जाता है रिस्पायरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? रिस्पायरेशन बोला जाता है, इसको श्वसन बोला जाता है। अब श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें बच्चों क्या होता है? देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो जीवधारियों का जो लक्षण होता है बच्चों, तो जीवधारियों के लक्षण में श्वसन जो होता है वो बहुत ही मुख्य लक्षण होता है, क्योंकि जीवमंडल में जो
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये प्रक्रिया किसके थ्रू होती है बच्चों? तो ये प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन के थ्रू होती है। आप जानते हैं कि O2 और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। O2 चूंकि वायुमंडल में होती है बच्चों, है ना, ये कहाँ आती है? जीवधारियों के अंदर क्या करती है बच्चों? प्रवेश करती है। और जीवधारियों के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तो CO2 क्या होता है बच्चों? कहाँ जाता है? CO2 भी जीवधारी से बाहर निकलता है। वो कहाँ प्रवेश करता है बच्चों? वो प्रवेश करता है कहाँ पर? वायुमंडल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है बच्चों? वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो ये प्रक्रिया किसमें आएगी बच्चों? ये प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया में आएगी। आगे के पॉइंट्स में ये कह सकते हो कि श्वसन ही किसका? श्वसन ही बच्चों फैट का, श्वसन ही बच्चों कार्बोहाइड्रेट का, श्वसन ही बच्चों फैट का। फैट का मतलब क्या होता है बच्चों? वसा बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, से मिलके बना होता है। और इसके अलावा प्रोटीन का बच्चों, तो आप कह सकते हो कि श्वसन के माध्यम से ही चाहे वसा हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे बच्चों प्रोटीन हो, इनका क्या होता है बच्चों? विघटन होता है। क्या होता है बच्चों? इन तीनों का क्या होता है बच्चों? विघटन होता है। तो जब बच्चों विघटन होगा, क्या होगा बच्चों? जब विघटन होगा, विघटन से क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा किसके रूप में हमारे शरीर के अंदर रहती है बच्चों? एटीपी के तौर पर रहती है। किसके तौर पर रहती है बच्चों? एटीपी। एटीपी को क्या बोलते हैं बच्चों? एटीपी को बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एटीपी। क्या बोलते हैं बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या होता है बच्चों? बोला जाता है। तो अब आप देखिए, अब इसी के माध्यम से यानी एटीपी जो हमें मिली, उसी के माध्यम से क्या होता है? संपूर्ण जो जैविक क्रिया होती है बच्चों, वो क्या होती है? चलती रहती है। यानी कि संपूर्ण जो जैविक क्रिया होती है वो किसके माध्यम से चलती है? वो बच्चों एटीपी के माध्यम से चलती है। एटीपी कहाँ से मिलती है? एटीपी बच्चों श्वसन के माध्यम से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जब विघटन होता है, उसके परिणामस्वरूप बच्चों क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है। और वही ऊर्जा किसके तौर पर रहती है बच्चों? वही ऊर्जा एटीपी के तौर पर रहती है। और एटीपी के माध्यम से ही संपूर्ण जैविक क्रियाएं क्या होती है बच्चों? संपादित होती हैं, अर्थात क्या होती है? चलती रहती है। सजीव के मुख्य लक्षणों में श्वसन का लक्षण भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? होता है बच्चों। आगे हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों? हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, वो क्या है बच्चों? प्रजनन है। क्या है बच्चों? प्रजनन है। तो देखिए, प्रजनन की क्रिया जो होती है, प्रजनन को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रजनन को बोला जाता है क्या बच्चों? रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। देखिए, प्रजनन की जो क्रिया होती है, प्रजनन के बारे में हम लोग क्या स्टडी करेंगे बच्चों? प्रजनन की जो क्रिया होती है वो क्या करते हैं? प्रजनन क्रिया के माध्यम से जो जीव जंतु होते हैं वो अपने ही समान क्या करें? अपने ही समान जीव जंतुओं को बच्चों क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और इस तरीके से इसकी वजह से जो एक हेरिडिटी जो सिस्टम होता है, एक जो वंश की जो परंपरा होती है, वंश क्या होता है बच्चों को? जीवधारी प्रजनन के माध्यम से अपने वंश को क्या करते हैं बच्चों? बरकरार रखते हैं। यानी कि वंश को क्या करते हैं बच्चों? बनाए रखते हैं। ये सजीव के का भी एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो जीव जंतु होते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रजनन के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों? प्रजनन के माध्यम से इस क्रिया को इस क्रिया के माध्यम से अपने आने वाले पीढ़ी को व्यवस्थित रखते हैं बच्चों। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रजनन के बाद बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है? वो है पोषण। यानी कि सजीव में पोषण जो होता है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो प्रत्येक जीव होते हैं अपने क्रियाकलापों के लिए, भाई कोई भी क्रियाकलाप करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो उनको जीवित रहने के लिए, उनको अपने क्रियाकलाप को एक्टिव रखने के लिए बच्चों पोषण, उन्हें ऊर्जा प्राप्त करना होता है। और जो ऊर्जा वास्तव में कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? वो ऊर्जा हमको पोषण के माध्यम से ही हमको क्या होती है बच्चों? प्राप्त करना होता है। क्या होता है कि जैसे जो पौधे होते हैं बच्चों, पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों? भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे
प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों, भोजन प्राप्त करते हैं। और वही भोजन जो होता है तो वही उसी भोजन के माध्यम से आप कह सकते हो जो जंतु होते हैं वो पौधों पर आश्रित रहते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन किस पर निर्भर करते हैं बच्चों, पौधों पर निर्भर करते हैं। इस पर निर्भर करते हैं बच्चों, पौधों पर ये निर्भर रहते हैं। तो जंतु अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों, पौधों से प्राप्त करते हैं। अब पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O आपस में क्रिया करती है, इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और साथ साथ एनर्जी का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। अब पोषण की विधियों के आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो जंतु होते हैं वो पौधों पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं बच्चों, आश्रित रहते हैं। डिपेंड किस पर रहते हैं बच्चों, वो डिपेंड रहते हैं किस पर, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों कि सजीव के अन्य और कौन से गुण हो सकते हैं बच्चों, तो याद रखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है सजीवों के गुणों का बच्चों क्या है, अनुकूलन है। क्या है बच्चों, अनुकूलन। अनुकूलन को क्या बोलते हैं बच्चों, अनुकूलन को बोला जाता है एडाप्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, एडाप्टेशन बोला जाता है। अनुकूलन तो पौधों यानी कि जंतुओं के अंदर, सजीव कोशिकाओं के अंदर क्या होता है बच्चों, अनुकूलन की एक आप कह सकते हो अनुकूलन की व्यवस्था पाई जाती है। तो अनुकूलन जो होता है, अनुकूलन एक विशिष्ट गुण होता है। इसमें क्या होता है कि जीवों में ये क्षमता होती है कि जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए अपने संरचनाओं एवं कार्यों में क्या कर देते हैं बच्चों, परिवर्तन कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को एडाप्ट करते हुए जीव जंतु जिस भी वातावरण में रहते हैं बच्चों, तो जिस भी वातावरण में रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को वो एडाप्ट करते हैं, वहाँ के वातावरण को एडाप्ट करते हैं, वहाँ की व्यवस्था को एडाप्ट करते हैं और अपने आप को वहाँ के वातावरण में एडाप्ट करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करने का बच्चों ये क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। और यही व्यवस्था, यही अरेंजमेंट जो होती है अपने आप को वहाँ के वातावरण के हिसाब से ढालना ही क्या कहलाता है बच्चों, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, वो अनुकूलन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो क्या है बच्चों, संवेदनशीलता इसके अंदर होती है। क्या होती है बच्चों, संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता को बच्चों क्या बोला जाता है, सेंसिटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बच्चों, सेंसिटिविटी इसके अंदर होती है। तो किसी भी जीवधारियों के अंदर संवेदनशीलता के गुण बच्चों पाए जाते हैं। संवेदनशीलता का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो जीव होते हैं बच्चों वो संवेदनशील होते हैं। वे वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ना, वातावरण में जो बच्चों परिवर्तन होता है उसका ये अनुभव कर सकते हैं। कौन, ये जीवधारी। तो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का जो अनुभव करे वही तो संवेदनशील है। इसके अलावा अब आप क्या करते हैं कि जब परिवर्तन होगा तो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो जब बच्चों सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे तो वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। उपाय ढूंढने की व्यवस्था, अपने आप को परिवर्तन करने की जो अरेंजमेंट का जो सिस्टम होता है वो ओवरऑल क्या कहलाता है, संवेदनशीलता कहलाता है। जो कि इसके अंदर संवेदनशील वाले गुण होते हैं, ये वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, बदलने का बच्चों प्रयास करते हैं और अपनी सुरक्षा करने का भी बच्चों क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है बच्चों, इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उत्सर्जन की क्रिया होती है बच्चों। उत्सर्जन को क्या बोलते हैं बच्चों, उत्सर्जन को बोला जाता है क्या, एक्सक्रीशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एक्सक्रीशन बोला जाता है। अब आप देखिए उत्सर्जन की बात करते हैं तो जीवधारियों के अंदर उत्सर्जन की क्या होती है बच्चों, उत्सर्जन की क्या होते हैं, इसके अंदर क्षमता होती है। यानी कि कोई भी पॉइंट आप कह सकते हो जैसे जो भी हानिकारक पदार्थ है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, ये सब क्या होता है, हानिकारक पदार्थों को ये बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आपके बॉडी के हेल्थी सिस्टम को मेंटेन करती हैं, उसको तो ये डाइजेस्ट कराने का काम करती है। और जो चीज़ें उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर होती हैं, यानी कि CO2 के तौर पर होती है, यूरिक एसिड के
तौर पर होती है, यूरिया के तौर पर होती है, उसको ये क्या करती है बच्चों, बाहर निकालने का भी काम करती है। तो ये जो बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, इसको संपन्न करने की जो क्रिया होती है बच्चों, क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सक्रीशन। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन बोला जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो क्या है, जीवन चक्र की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, जीवन चक्र की बात करेंगे। जीवन चक्र का मतलब क्या हुआ बच्चों, लाइफ साइकिल से हुआ। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, लाइफ साइकिल से हुआ। तो बच्चों याद रखिए कि किसी भी जीवधारी में जीवन चक्र की जो का जो अरेंजमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जीवधारियों में क्या होता है कि जब जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में अपना जीवन क्या करते हैं बच्चों, प्रारंभ करते हैं। किसके तौर पर, भ्रूण के तौर पर बच्चों अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। और पोषण, वृद्धि और संतानोत्पत्ति के बाद क्या हो जाते हैं बच्चों, ये नष्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भ्रूण के तौर पर इन्होंने क्या किया, अपने जीवन को स्टार्ट किया और फिर क्या किया बच्चों, पोषण किया, फिर क्या किया, वृद्धि किया, फिर क्या किया, संतानोत्पत्ति किया, फिर अपने जीवन काल को बढ़ाया और क्या हो गए बच्चों, नष्ट हो गए। तो इस तरीके से संतान वृद्धि कर पुनः जीवन मरण का जो चक्र होता है, वही चक्र क्या होता है बच्चों, वही जीवन चक्र कहलाता है बच्चों। जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे कि हम लोग बात करेंगे कछुआ की, इसकी बात करेंगे बच्चों, कछुआ की बात करेंगे। कछुआ जो होता है ये, इसका जो जीवन चक्र होता है वो कितना होता है, लगभग 200 से 300 वर्ष तक बच्चों क्या होता है, कछुए का क्या होता है बच्चों, जीवन चक्र होता है। यानी कि लगभग 200 से 300 साल तक ये बच्चों क्या होता है, जिंदा रह सकता है। जैसे पीपल का वृक्ष है बच्चों, तो पीपल का जो वृक्ष होता है बच्चों क्या होता है, लगभग 200 साल तक जिंदा रह सकता है। साइकस जो होता है बच्चों, लगभग ये 5000 से मतलब 500 से 1000 वर्ष तक क्या होता है बच्चों, साइकस हो सकता है। सिकोया जो होता है बच्चों, ये 800 से लगभग 1500 वर्ष तक क्या होता है बच्चों, जीवित रह सकता है। बटरफ्लाई है बच्चों, वो 1 से 2 हफ्ते में ही उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जीवन चक्र का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जन्म लेगा बच्चों, उसकी मृत्यु होगी, यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, वही क्या कहलाता है बच्चों, वही लाइफ साइकिल कहलाता है, वही जीवन चक्र कहलाता है। आप कह सकते हो कि ओवरऑल हम लोगों ने आज जिस पॉइंट पर डिस्कशन किया बच्चों को क्या था, वो था कि सजीवों के गुण कौन कौन से होते हैं, किस वजह से इनको सजीव कहा जाता है, सजीवों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बच्चों, इन सब सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आधुनिक जीव विज्ञान के बारे में बच्चों, मॉडर्न बायोलॉजी के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा से अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। सारे पॉइंट्स को आप लोग बहुत ही कायदे से सुने। आपको मेरा ये दावा है कि आपको ये सारे बिंदु मील का पत्थर साबित होंगे और आपको कायदे से समझ में भी आएगा। आगे की जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे बच्चों। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा वो सीधे सीधे आपके चैनल में जाएगा, आपके वीडियो में जाएगा और आप लगातार मेरे इस पर्टिकुलर जो भी बायोलॉजी की पीजीटी क्लासेस की तैयारी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं वो सीधे तौर पर आपको लाभ पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।